प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेबी हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेकर आया है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? लाइक म्यूचुअल फंड्स, ऑलरेडी हम में से काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। पीएमएस, एआईएफ, कुछ लोग वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेबी इसी तरह का एक दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाया है। नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स फीचर्स हैं वो इन प्रोडक्ट से कुछ अलग है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है SIF, दैट इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना होगा कि भाई नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत क्या थी। ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मार्केट में हैं, तो इसको जानेंगे। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कब से लॉन्च हो रहा है या फिर लॉन्च होने वाला है, इसको मैनेज कौन करेगा, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, रेगुलेशंस सही से होंगे कि नहीं होंगे, ये सभी कुछ जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है ये लाने की ज़रूरत क्यों हुई। मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स हैं, पीएमएस है, उसके बाद एआईएफ और स्टॉक्स हैं। तो स्टॉक्स तो बिल्कुल अलग हो गया ना, वहाँ पे तो हम खुद ही फंड मैनेजर्स हैं। अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खुद डिसाइड करते हैं ना, तो वहाँ पे हम खुद उस स्टॉक्स को मैनेज कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा वैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो कि हम खुद से मैनेज नहीं करते, हम अपना पैसा किसी और को देते हैं ताकि वो हमारे पैसे को मैनेज कर सके, कहीं इन्वेस्टमेंट करें। लाइक म्यूचुअल फंड्स में आप दूसरे को पैसा देते हैं, पीएमएस में दूसरे को पैसा देते हैं, एआईएफ में भी फंड मैनेजर को आप पैसा देते हो, वो मैनेज करता है। उसी तरह से एसआईएफ में भी आप किसी और को पैसा देंगे अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए, और यहाँ पे वो और कौन होगा? तो वो होगा म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑलरेडी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करती हैं, वही म्यूचुअल फंड कंपनीज भी ये SIF को लॉन्च करेंगी या फिर प्रोडक्ट लाएंगी। देखिए, यहाँ पे जो डेट है 1 अप्रैल 2025 है, तो ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च किया जा सकता है, आप इसको ऐसे बोले। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ऑलरेडी इन प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं। आने वाले समय में, दैट इज़ जल्दी ही, हमें ये प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलने लगेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10 लाख का है ना। म्यूचुअल फंड्स में तो आप SIP 100, 200, 500 से भी करते हैं, लमसम भी जनरली 1000 से आप कर सकते हैं या 5000 से कर सकते हैं। यहाँ पे लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है, दैट इज़ 10 लाख रुपीज़। नया प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत क्या हुई? तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे ना, जो कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सो कॉल्ड बोर हो जाते हैं ना। म्यूचुअल फंड्स, अरे बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, कुछ अलग नहीं है, ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टमेंट कर चुका, काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए। तो वहाँ पे जब नया प्रोडक्ट आप देखने जाएंगे, पीएमएस है वो 50 लाख से शुरू हो रहा है, फिर और नया प्रोडक्ट देखने जाएंगे तो एआईएफ है 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो कि 50 लाख या 1 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या फिर उनके पास नहीं है उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा। तो उनके लिए कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए। उसी को देखते हुए, उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सेबी ने एक नया प्रोडक्ट लाया है। देखिए, ये जो नया प्रोडक्ट है काफ़ी हद तक आप बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की तरह ही है। यहाँ पे भी इक्विटी प्रोडक्ट है, डेट प्रोडक्ट है, हाइब्रिड प्रोडक्ट है, लेकिन म्यूचुअल फंड से एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है। और ये जो भी बड़ा डिफरेंस है, जो बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा, वो जनरली आपको सिर्फ कुछ एआईएफ्स में ही मिलता है, वो बेनिफिट आपको पीएमएस में भी नहीं मिलता है, और वो है डेरिवेटिव्स, और उस पे भी अनहेज्ड डेरिवेटिव। म्यूचुअल फंड्स में भी आपको डेरिवेटिव्स मिल जाएगा ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम में इक्विटी स्कीम्स जो है ना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन वो हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पीएमएस में भी आपको अनहेज्ड नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड में भी आपको अनहेज्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो अनहेज्ड है वो सिर्फ आपको कुछ एआईएफ्स में ही मिलता है। लेकिन अब ये जो नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है SIF, इसमें आपको अनहेज्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो पहले मैंने आप लोगों को कवर किया इस टॉपिक को, तो देखिए ब्रीफली मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का आपने नाम सुना होगा ना, तो वही है डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक तो होता है हेज पोजीशन लेना और दूसरा होता है अनहेज्ड पोजीशन लेना, ठीक है। तो हेजिंग लेने में रिस्क नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अनहेज्ड पोजीशन जब आप लोगे तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हाँ, रिटर्न ज़्यादा आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक्सपोजर लिया जाएगा। अगर मार्केट फेवरेबल रहा, ठीक है, तो वहाँ पे रिटर्न आपको बढ़कर आएंगे, मतलब
जो फंड मैनेजर है, तो जो भी वो कॉल या पुट का ऑप्शंस ले रहा है, अगर वो सही उसका कॉल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो रिटर्न्स आएंगे वो आपके बढ़कर आएंगे काफ़ी। ऑफ कोर्स रिस्क वाइज ये प्रोडक्ट कहीं ज़्यादा रिस्की है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको अगर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है तो ज़्यादा रिस्क भी लेना होगा। यानी मैं सेबी के सर्कुलर से आपको डिटेल में बताऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे या फिर क्या क्या रिस्क है, और टैक्सेशन के बारे में भी आगे मैं बताऊँगा। तो देखिए डेरिवेटिव एक बार फिर से मैं कवर कर देता हूँ शॉर्टली ना। देखिए अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे ना तो वहाँ पे कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप वहाँ पे कॉल ऑप्शन लेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट सही में ऊपर चला जाता है तो आपको रिटर्न्स बढ़कर आएंगे क्योंकि आपका कॉल सही गया, लेकिन वहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाने की जगह नीचे जाने लगा तो ऑफकोर्स आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। उसी तरह से दूसरा है पुट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप पुट ऑप्शन लेंगे, तो सही में अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मार्केट नीचे जाने की जगह अगर ऊपर जाने लगता है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़े रिटर्न्स आपके कम होकर आएंगे। ये है सेबी का सर्कुलर, ठीक है, रिसेंट ही है, February 27, 2025। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर 5, दिस सर्कुलर शैल कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2025। तो ऑलरेडी इफेक्ट में आ चुका है। म्यूचुअल फंड कंपनीज चाहें तो अभी इसे लॉन्च कर सकती हैं और जल्दी लॉन्च भी होगा, तैयारी चल रहा है। सो लेट्स सी कौन पहले आता है, कौन सा प्रोडक्ट पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड कंपनीज ही लॉन्च करेंगे, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है ना। म्यूचुअल फंड हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर मिनिमम 3 years एंड हैज़ एन एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ नॉट लेस देन 10,000 करोड़, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इस रिक्वायरमेंट को जो म्यूचुअल फंड कंपनीज पूरा करती हैं वही इसको लॉन्च कर पाएंगी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल देखिए, यहाँ पे ना कन्फ्यूजन हो सकता है इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड कंपनी ऑलरेडी उसके बहुत सारे स्कीम्स हैं और ये एक नया प्रोडक्ट आ रहा है SIF, तो इसके लिए या तो उन्हें दूसरा वेबसाइट लॉन्च करना पड़ेगा, ये देखिए डेडिकेटेड वेब पेज बनाना पड़ेगा, या तो अलग वेब पेज बनाओ या फिर सेपरेट वेबसाइट बनाओ इसके लिए आप, ताकि इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी था जिसका सेबी ने ध्यान रखा है। कुछ और डिटेल्स देख लेते। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा कि भाई म्यूचुअल फंड या PMS या फिर AIF के मुकाबले ये कैसे अलग है या फिर इसमें क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया आपको इक्विटी, डेट, हाइब्रिड तीनों है। तो ये सबसे पहले इक्विटी से स्टार्ट करते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो सबसे पहला जो इक्विटी में है वो है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, ठीक है। लॉन्ग मीन्स आप मान रहे हो कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट मीन्स आप मान रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरीके के मार्केट्स के लिए स्ट्रैटेजीज होंगे, ठीक है। तो पहला स्ट्रैटेजी क्या होगा, तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में वो 80% का होना चाहिए। ये सब तो हमने म्यूचुअल फंड में देखा था ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड मिनिमम 80%। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नीचे है कि भाई अलग कैसे है म्यूचुअल फंड से। ये देखिए मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर थ्रू अनहेज्ड डेरिवेटिव, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अनहेज्ड डेरिवेटिव पोजीशन इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स 25% तक ये अनहेज्ड पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये पूरा डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और बाकी कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं। ऑफ कोर्स अमाउंट बड़ा है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोडक्ट वाइज यही एक डिफरेंस है जो कि म्यूचुअल फंड से इसे अलग करता है या फिर PMS से अलग करता है, ठीक है। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन, मतलब खरीदना है तो कब खरीद सकते हैं, बेचना है तो कब बेच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन ऑफ कोर्स ये म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करेगा ना कि भाई सब्सक्रिप्शन कब, जैसे म्यूचुअल फंड्स में ना कभी भी खरीद लिया कभी भी बेच दिया, वहाँ पे शायद ऐसा ना हो इस प्रोडक्ट में। तो म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करेगी कि भाई ना डेली का आप खरीद सकते हैं या फिर कुछ इंटरवल में आप खरीद सकते हैं। जब प्रोडक्ट आएगा तो उसमें जो डिटेल्स आएंगे उससे हमें पता चलेगा। उसी तरह से जब आपको बेचना है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करेगी, पहले ही आपको बता देगी कि भाई इसमें आप डेली बेच सकते हैं या कुछ इंटरवल पे आप बेच सकते हैं, रिडम्पशन। तो ये म्यूचुअल फंड से ये थोड़ा अलग है कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसका डेली का है या फिर कुछ पर्टिकुलर डेज में ही अलाउ करेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला स्ट्रैटेजी। दूसरा स्ट्रैटेजी है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं ना, उसके अलावा जो दूसरे कंपनीज़ हैं लाइक मिड और स्मॉल कैप, वहाँ पे आप
मिनिमम 65% का एक्सपोजर लोगे, तो इसको मिड और स्मॉल कैप बोल सकते हो एक तरीके से आप। देखिए यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स एक्सक्लूडिंग टॉप 100 स्टॉक्स बाय मार्केट कैप विल बी 65%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको मिड और स्मॉल कैप का भी मिल गया डिटेल्स। यहाँ भी देखिए सेम सभी जगह वही है आपको ना, 25% अनहेज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे है मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर थ्रू अनहेज्ड डेरिवेटिव्स पोजीशन इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर देन लार्ज कैप, ठीक है, 25%। मतलब यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आपको कुछ लेना है अनहेज तो 25% तक आप ले सकते हैं, ठीक है। और वह यहाँ भी सेम सभी जगह सेम रहेगा। और सब्सक्रिप्शन रिडेम्पशन ये म्यूचुअल फंड कंपनी जब लॉन्च करेगी ना, उसी समय आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस स्कीम में कब आपको रिडेम्पशन करना है या फिर कब सब्सक्रिप्शन करना है, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट, हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम 4 सेक्टर्स में मिनिमम 80% का एक्सपोजर आपको लेना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैक्सिमम 4 सेक्टर्स 80%, ठीक है। तो ये सेक्टर फंड आप बोल सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जैक्टली सेक्टर फंड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 सेक्टर्स में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम अनहेज्ड डेरिवेटिव्स 25%, ये स्टैंडर्ड है सभी जगह, हाँ, ये आपको सभी जगह देखने को मिल रहा है 25%। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है नीचे, कि जो आप शॉर्ट एक्सपोजर लोगे ना, मान लो ऑटो सेक्टर का इन्होंने एग्जांपल लिया है कि ऑटो सेक्टर के कुछ कंपनीज में आपने एक्सपोजर लिया, लाइक फंड मैनेजर ने एक्सपोजर लिया, तो जो आप शॉर्ट लोगे ना, तो ऑटो सेक्टर की जितनी कंपनीज में आपने एक्सपोजर लिया है, लॉन्ग मतलब खरीदा है, उन सभी पे आपको शॉर्ट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसमें से आप सेलेक्टिव कुछ स्टॉक्स में ही शॉर्ट ले पाओगे, सारे स्टॉक्स में शॉर्ट लेना होगा। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इफ द फंड टेक्स शॉर्ट पोजिशन इन ऑटो सेक्टर, ठीक है, all auto sector stocks in the portfolio must be held as short position, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी आप बोल सकते हो कि भाई सभी पे लेना है, क्योंकि अगर आप लिमिटेड लेने लगोगे तो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बाकी रिक्वायरमेंट सब्सक्रिप्शन रिडेम्पशन का सेम है। तो यहाँ पे देखिए आपने इक्विटी में 3 हमने देखा, ठीक है। एक को आप लार्ज कैप बोल लो, मोस्टली शायद होगा, दूसरे को मिड कैप स्मॉल कैप आप बोल सकते हो, और तीसरा सेक्टर, ठीक है। उसी तरह से डेट में भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। डेट में ये देखिए पहला है डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस ड्यूरेशंस इंक्लूडिंग अनहेज्ड शॉर्ट एक्सपोजर, तो यहाँ पे थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड डेट डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे भी एक्सपोजर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अनहेज्ड यहाँ पे, ये तो इक्विटी तो है नहीं, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स होगा वो होगा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो वहाँ पे हेजिंग लिया जाएगा, क्योंकि इसको तो इक्विटी से कुछ लेना देना है नहीं, डेट है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। ये सब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आने वाले वीडियोस में ये सब मैं डिटेल, ये जो टर्म्स हैं इसको अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये पहला हुआ। उसके बाद दूसरा है सेक्टर डेट लॉन्ग शॉर्ट, हाँ। यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एटलीस्ट 2 सेक्टर्स विथ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 75% इन सिंगल सेक्टर। तो यहाँ पे 2 सेक्टर्स में, एटलीस्ट 2 सेक्टर में एक्सपोजर लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर में 75% ही लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी वही शॉर्ट पोजीशन, मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर इन डेट इंस्ट्रूमेंट 25%। तो 25% सभी जगह यह रखा गया, इक्विटी हो, डेट हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी एग्जांपल दिया गया है कि जैसे हमने इक्विटी में देखा था ना कि ऑटो सेक्टर है, तो जितने भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में आपने एक्सपोजर या सभी में आपको अगर शॉर्ट लेना है तो सभी में लेना होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी किसी भी एक सेक्टर में अगर आप कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सारे के सारे बॉन्ड्स या उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही आपको शॉर्ट लेना होगा, लाइक शॉर्ट ऑन ऑटो सेक्टर, ठीक है। देन ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दैट ऑटो सेक्टर हेल्ड इन द पोर्टफोलियो शैल बी हेल्ड एज शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। तो इक्विटी में 3 प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, डेट में 2 प्रोडक्ट मिल गया। हाइब्रिड में देखते हैं क्या है, ठीक है। तो हाइब्रिड ये है एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड, डायनेमिक इन्वेस्टमेंट। हाइब्रिड फंड्स तो आपको पता है ना, कुछ हाइब्रिड फंड्स में सारे एसेट क्लास ही होते हैं, यहाँ भी वही है, इक्विटी है, डेट है, इक्विटी एंड डेट डेरिवेटिव्स है, रीट्स, इन्वेट्स है, कमोडिटीज़ है ना, कमोडिटीज़ मीन्स वही गोल्ड सिल्वर में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ पे भी सेम एक्सपोजर है कि भाई 25% इक्विटी या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आप 25% अनहेज्ड दैट इज शॉर्ट एक्सपोजर आप ले सकते हो। तो यहाँ भी वही है, ठीक है।
और यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। यहाँ पे है मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 25% होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स 25% होगा, और उसके बाद नीचे मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर थ्रू अनहेज्ड डेरिवेटिव्स अगेन 25%। ठीक है, तो ये 25% स्टैंडर्ड है सभी जगह। तो अगर आप देखें तो डिफरेंस क्या है, तो यही डिफरेंस है। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड के मुकाबले या फिर पीएमएस के मुकाबले यही डिफरेंस है कि सभी जगह इन्होंने अलाउ कर दिया है कि अनहेज्ड पोजीशन लिया जा सकता है और उसको 25% तक लिमिट में रखा गया है। सब्सक्रिप्शन रिडेम्पशन में भी डेट्स आपको देखने होंगे कब अलाउ करता है, वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ और डिटेल्स चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है ना कि भाई ये जो 10 लाख का है, तो क्या सिर्फ एक में ही 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, एक ही स्कीम में? तो ऐसा नहीं है। SIF में बहुत सारे स्कीम्स होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे सारे स्कीम्स को मिलाकर पर पैन 10 लाख होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्कीम में 10 लाख, फिर दूसरे स्कीम फिर से आपको 10 लाख, मिनिमम 10 लाख इन्वेस्ट करना होगा, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे इसको डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पर पैन 10 लाख आपको इन्वेस्ट करना है। अलग अलग स्कीम्स में छोटा छोटा अमाउंट भी अगर करते हैं, टोटल 10 लाख होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10 लाख अगर आपको पैसा निकालना है, ठीक है, तो 10 लाख आपको पूरा निकालना होगा, या फिर 10 लाख से अगर ज़्यादा है, मान लीजिए 11 लाख है, तो वहाँ पे अगर आपको पैसा निकालना है तो 1 लाख आप निकाल सकते हैं कि 1 लाख निकालने से मिनिमम 10 लाख बचा रहेगा। लाइक पीएमएस में ना मिनिमम 50 लाख होना ही चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, मान लीजिए मार्केट कभी गिर गया, उसके कारण आपका 10 लाख थोड़ा कम हो गया, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, पैसा आप 10 लाख मिनिमम आपको रखना ही है। ठीक है, और अगर 10 लाख ही आपको निकालना है तो पूरा का पूरा 10 लाख आपको निकालना होगा। यहाँ पे भी ना SIP आपको SWP, STP सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड की तरह ही है ये भी। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि और भी कुछ है क्या। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए, एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अंडर SIF शैल नॉट इन्वेस्ट more than 20% of his NAV in debt and money market instruments issued by single issuer and rated AAA, और 16% सिक्योरिटीज़ रेटेड AA और 12% सिक्योरिटीज़ रेटेड A एंड बिलो A। तो रिस्क को यहाँ पे क्रेडिट रिस्क को मैनेज किया गया है, तो ये डिटेल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद an investment strategy under SIF shall not invest more than 25% of his NAV in debt and money market instruments of a particular sector। तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन को कम किया गया है ना, कि ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, एक ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया गया, रिस्क को थोड़ा कम किया गया है इसके थ्रू। बट हाँ, हेजिंग के कारण रिस्क तो, अनहेज्ड पोजीशन के कारण रिस्क तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक और डिटेल दिया गया है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स जैसे अनहेज्ड पोजीशन तो लेते नहीं है, लेकिन हेजिंग तो करते हैं, तो यहाँ पे इन्हें हेजिंग भी अलाउड है कि आप हेजिंग भी अलग से कर सकते हो, और हेजिंग के अलावा 25% अनहेज्ड भी आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप हेजिंग कर रहे हो, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कर रहे हो, तो वो अलग चीज़ है, वो तो आप करो। उसके अलावा 25%, लाइक दिस प्रोविजन अलाउज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अंडर द SIF to take unhedged short exposure through derivative instruments up to 25% of net asset, in addition to derivative exposure undertaken for hedging and portfolio rebalance purpose। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिया गया, बहुत वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया। नीचे देखिए बहुत सारे कैलकुलेशंस भी आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं इन डिटेल्स को तो लिंक यानी हो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं। यहाँ भी बेंचमार्क होगा ना, म्यूचुअल फंड्स में बेंचमार्क होता है। देखिए यहाँ पे भी BSE, सेंसेक्स, NSE निफ्टी, BSE 100, क्रिसिल 500, बहुत सारे बेंचमार्क हैं। तो यहाँ भी जो भी स्कीम लॉन्च होगा, म्यूचुअल फंड कंपनी को बताना होगा कि भाई इसका बेंचमार्क क्या है, ताकि आप उससे कंपेयर कर सकें। यहाँ पे SIF के डेरिवेटिव एक्सपोजर से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स भी दिए गए। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं ना, डेरिवेटिव एक्सपोजर कैसे लिया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, तो उसके डिटेल्स भी कुछ यहाँ पे सेबी ने प्रोवाइड किए हैं। तो इसको भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कुछ और आपको डिटेल्स
पता चलेगा। SIF पे टैक्सेशन कैसा लगेगा, तो सेम एज म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। यहाँ पे भी इक्विटी, डेट और हाइब्रिड है म्यूचुअल फंड की तरह ही। तो अगर इक्विटी है तो उस पर इक्विटी टैक्सेशन लगेगा, डेट है तो डेट टैक्सेशन लगेगा, और हाइब्रिड है तो हाइब्रिड की तरह ही टैक्सेशन लगेगा। ऑफकोर्स वहाँ पे देखना होगा कि इक्विटी का एक्सपोजर कितना है, डेट का एक्सपोजर कितना है, लाइक म्यूचुअल फंड्स में हम देखते हैं उसी तरह का। तो सेम है, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और यहाँ पे देखिए ना, किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए फॉर्मेट तो हम समझ गए कि भाई किस तरह का प्रोडक्ट होगा, लेकिन अभी तक मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया तो नहीं है, ठीक है। तो अच्छा यही होगा कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को लॉन्च करने दे, ठीक है ना, प्रोडक्ट को, और देखा जाए कि भाई एग्जैक्टली किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में आया है। देखिए अभी तक जो डिटेल्स अवेलेबल हैं उससे ये तो क्लियर है कि भाई टिकट साइज़ बड़ा है 10 लाख, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ लोग तो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एक ये है। दूसरा यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अनहेज्ड पोजीशन लिया जा रहा है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन तो रिस्की होता है। फंड मैनेजर का कॉल सही गया तो ठीक है, नहीं गया तो वहाँ भाई रिटर्न थोड़े कम होकर आएंगे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट यही है कि भाई आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का बेनिफिट मिल रहा है, अनहेज्ड मिल रहा है, जो कि म्यूचुअल फंड्स में आपको नहीं मिलता है। इवन PMS में भी ये बेनिफिट नहीं है, कुछ AIFs में ही ये बेनिफिट मिलता है। तो ये प्लस पॉइंट है। इसके अलावा सेबी रेगुलेटेड है, से म्यूचुअल फंड कंपनीज ही लॉन्च करें तो रेगुलेशन वाइज भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, बट हाँ मार्केट में आने दीजिए, ठीक है। उसके बाद जल्दबाजी में ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लाइक म्यूचुअल फंड्स। कुछ समय के बाद सीरियसली देखेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। हार्ड एंड मनी है ना, जल्दबाजी में कहीं हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नहीं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।